हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीबीएसई यूजीसी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये पेपर जो था अभी आया था हमारे सामने 2 जनवरी 2017 के अंदर, यानी ये अभी पिछले हफ्ते लास्ट वीक में क्वेश्चन पेपर ये आया है। ओके नाउ, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं सीएसआईआर एग्जाम एज अ जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ इंजीनियरिंग साइंस से। सीबीएसई यूजीसेट एग्जाम भी मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स, एंड राइट नाउ आई वर्किंग एज अ साइंटिस्ट पोस्ट। तो इस पेपर में हम इस वीडियो में जनवरी 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, और ये पेपर नंबर 1 है, यानी जो पेपर हमारा कॉमन पेपर होता है, ये वो वाला पेपर हम सॉल्व करेंगे, पेपर नंबर 1। इससे पहले हम डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का पेपर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम कम्युनिकेशन थ्योरी, देन आईसीटी का टॉपिक और जीएस का टॉपिक भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सारे के सारे जो वीडियो हैं आपके सामने बहुत जल्दी से अपलोड होने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर भी करीबन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आए थे, और ये उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो सामने है कि इफ ए इज कोडेड एज सी, ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, एस को रिप्रेजेंट किया है ओ से, आई को रिप्रेजेंट किया है ए से, पी को एन से, ई को एम से, ओ को ई से, और सी को एस से। तो कंपनीज को हम कैसे लिख सकते हैं? तो कंपनीज को देखें तो कंपनीज का COMPANIES, तो कंपनीज में पहला जो होगा सी, तो सी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? सी को आपने करा एस से, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। देन ओ को करा ई से, सेकंड ये वाला हो जाएगा हमारा। एम को रिप्रेजेंट किया आई से, थर्ड नंबर विल बी आई, थर्ड। फोर्थ पी को रिप्रेजेंट किया एन से, फोर्थ ये वाला हो जाएगा। तो एक तरह से स्पेलिंग में हमारी हो जाएगी SEIN, ऐसी बाकी CPAIVIO। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट्स में इस तरह कुछ आता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, इसका ए गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर जो जिस तरह का प्रोसेस इन्होंने अपनाया है, उसी प्रोसेस को हम अपनाकर उनके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, यानी इनमें से कौन सा डेटा है वो कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा है। कंटिन्यूअस से हम क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है, अब देखिए डेटा जो हमारा फॉर्म होता है, डेटा जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेटा को अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लूं, जो हम लैंग्वेज लेते हैं, ये तो डेटा को एज अ इंटीजर शो करते हैं, इंटीजर, जिसको आप डेटा को आप उसके अंदर डिस्क्रीट भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट, या फिर डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फ्लोट क्या होता है अभी दिखाते हैं, या फिर आप इसको कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, तो इंटीजर का एग्जांपल होता है जैसे 72, 63, ये वैल्यू जो है 24, ये वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में है, यानी आप इनको हाफ नहीं कर सकते, आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्लोटिंग का एग्जांपल 12.1, 77.5, 66.2, ये वाली सारी वैल्यू जो फ्लोट है। तो अगर आप देखिए इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है वो एज रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोट को, यानी कंटिन्यूअस को, तो नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑफ पर्सन स्पीक। अब देखिए लैंग्वेज जो होगा, पर्सन जो स्पीक करेगा, वो या तो इंटीजर फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड में जो चिल्ड्रन होंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगे, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी की जो पॉपुलेशन होती है वो भी इंटीजर में होती है, ऐसा नहीं होता कि ये हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कोई फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में नहीं होती है, ये भी इसका आंसर नहीं है। वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अब देखिए वेट जो होता है कोई जरूरी नहीं है कि आपका वेट इंटीजर फॉर्म में हो। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स का किसी का वेट है 60.5 यानी 60.5 किलो, तो आप इसको कह सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर।
इस तरह के क्वेश्चंस में जो आंसर है वो आपका डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Ali buy a glass, a pencil box and a cup and pay ₹21 to the shopkeeper. अली ने एक ग्लास खरीदा, पेंसिल बॉक्स खरीदा, कप खरीदा और उसने पे किया 21 रुपीज। राकेश ने एक कप खरीदा, 2 पेंसिल बॉक्स खरीदा, ग्लास खरीदा और पे किया 8 रुपीज शॉपकीपर। प्रीति ने 2 ग्लास खरीदे, एक कप खरीदा, 2 पेंसिल बॉक्स खरीदा और पे किया 35 रुपीज को शॉपकीपर को। द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स विल बी, हमें कप की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स, ये हमें कप्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब हम देखें तो कप की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखते हैं। जरा देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाली अगर वैल्यू देखें तो अगर हम इसको न्यूमेरिकल्स में करें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 21। x रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लास को, y रिप्रेजेंट कर रहा है पेंसिल बॉक्स को और z रिप्रेजेंट कर रहा है कप को। x प्लस वाई प्लस जेड इज 21। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी, सेकंड इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 28 and third equation will be 2x plus 2y plus z is equals to 35। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, 3 इक्वेशन से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर आने में। अब हम देखें, अगर हम पहली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड थर्ड इक्वेशन को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, देन थर्ड है, और फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आंसर आ सकता है। देखिए इधर क्या आता है, तो 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 210। थर्ड को 5 से करें तो 10x प्लस 10y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 35 को अगर हम 5 से करते हैं तो 35 इंटू 5 हमारा होता है, 35 इंटू 5 को जरा करके देखें 175। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा इसको हम जोड़ लेते हैं। 10x से 10x कैंसिल, 10y से 10y कैंसिल, 10z माइनस 5z इज इक्वल्स टू 5z एंड 5z इज इक्वल्स टू 35। अब 5 कप की वैल्यू 35 है, हमें इसका दुगना निकालना है, तो दुगना होना 10z इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 70। तो 70 रुपए के हमारे 10 कप पड़ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, 70 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 10 कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Out of 4 cities given below, 3 are alike in some manner while the fourth one is different। अब देखिए 3 सिटी एक जैसे हैं, एक सिटी एक अलग तरह का है। आइडेंटिफाई द ऑड वन, हमें इसमें से ऑड वन निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा अजीब सा एक सवाल दिया गया है, बड़ा वेग आंसर आ सकता है क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। अब देखिए इसमें हम देखें, लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। अब कोई भी अगर कोई स्टूडेंट दिखेगा तो बोलेगा कि अब भाई जो ये सारी ऐसी है, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना, ऐसे 3 सिटी हैं जहां से गंगा बहती है और लखनऊ से गंगा नहीं बहती है, तो कोई भी आंसर इसका ए लगाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बट अगर मैं एक अलग वे में देखूं कि लखनऊ, ऋषिकेश और पटना और इलाहाबाद, तो अब देखिए इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद एक ऐसी जगह पर है जहां पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ के मेले में, जो कि 12 साल में एक बार आता है, कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ का मेला लग रहा है, पर बाकियों में कुंभ का मेला नहीं होता, तो कोई आंसर इसका सी भी लगा सकता है। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। बट तो अब किसके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन सेट किया है सीबीएसई यूजीसी नेट वालों ने। तो इसका आंसर अगर कोई चाहे तो मैं तो उसको ए लगा कर आया हूँ, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने गंगा को इसको एक प्राथमिकता दी है, तो इज द करेक्ट आंसर। बट अगर किसी के दिमाग में अगर इलाहाबाद भी आ रहा है कुंभ के मेले के अकॉर्डिंग, तो वो भी आंसर करेक्ट हो सकता है। तो हो सकता है इस केस के अंदर सीबीएसई यूजीनेट वाले इसी के अंदर सभी को एक मार्क्स के अंदर इंक्लूड करके दे दें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजनिंग
Select the code that state a characteristic which is not a deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट नहीं है। तो देखिए दो तरह का रीजनिंग में हमने देखा था पहले। तो रीजनिंग या तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो आपके पार्ट्स होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में हर प्रमाइस जो आपको कंक्लूजन आ रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो कंक्लूजन आ रहा है, इट शुड बी सपोर्टेड बाय आपके प्रमाइसिस को, प्रपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, यानी प्रमाइस को सपोर्ट करना चाहिए। प्रमाइसिस से सपोर्ट होगा तभी कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा। तो ऑल द कंक्लूजन मस्ट बी फॉलोड बाय योर प्रमाइसिस, पहला तो ये। और डिडक्टिव रीजनिंग में हर स्टेटमेंट या तो आर्गुमेंट या तो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट है, या तो आर्गुमेंट में भी वैलिड और इनवैलिड। द कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम द प्रोमाइसेस, बिल्कुल ठीक है। और द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय प्रोमाइसेस, ये भी एकदम करेक्ट है। बट द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। डिडक्टिव के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, वो इंडक्टिव में होता है। इंडक्टिव के अंदर हम जो हमारे कंक्लूजन होते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर लेकर आते हैं, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट को लेकर उनको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो डिडक्टिव के अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होता, तो हमें आंसर निकालना है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, ये आपका इंडक्टिव का पार्ट है, इंडक्टिव, ये इंडक्टिव का पार्ट है, इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 1 4 27 16-36 343, देन इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए तो 1 4 27 16, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 36, देन 343। ये 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, देन 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब सॉरी। तो 5 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 का क्यूब होता है 125। तो इसका आंसर जो है 125 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरह के जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मिसिंग टर्म्स में सीरीज में आते हैं, उसमें कोई एक तरह की आपके में एक पैटर्न को फॉलो करेगा, उस पैटर्न को अगर पहचान ले तो आपको क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज y e v w f d u h g s k i। अब देखिए पहले वर्ड को दे हम y के बाद w, w के बाद u, u के बाद s। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक वर्ड बताया था आपको एग्जॉटिक की तरह से। तो अगर हम फिर भी हम क्या करते हैं, एक तरह से पैटर्न ले लेते हैं, लास्ट के कुछ अल्फाबेट्स को अगर देखें हम एम से लिखना चाहिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, एजॉटी से, वो मैंने आपको पहले बताया था, इसको भी हम इससे कर सकते हैं। पर चलो हम इससे पहले से कर लेते हैं। तो वाई आ गया पहला, देन इसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, यू के बाद एस, तो नेक्स्ट आएगा वो आएगा क्यू। ये बात तो हमको समझ में आ गई, यानी पहला जो वर्ड आएगा वो क्यू से होगा। तो क्यू से केवल 2 ही है, तो बी और सी में से कोई करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए बीच की टर्म ई एफ एच के, तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। यहां से जरा देखते हैं, ई के बाद तुरंत एफ आ गया, एफ के बाद एकदम एच आ गया, एक का गैप, एच के बाद इन्होंने रखा है के को। अब के के बाद आप रखोगे तो 3 का गैप छोड़ोगे, क्योंकि एक इसमें एक का भी गैप नहीं, इसमें एक का गैप, देन 2 का गैप, देन 3 का गैप, के बाद आएगा ओ। तो ओ क्यू ओ और लास्ट में एक ही वर्ड बचता है एल। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। इस केस में बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको इस तरह से फॉलो करके आप इसको क्वेश्चन को आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
among the following propositions two are related in such a way that they cannot be true, वो ट्रू नहीं हो सकते बट कैन बी बोथ बी फॉल्स, ठीक है। सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट दोस टू प्रपोजिशन, यानी इनमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं हो सकते एक साथ, पर फॉल्स हो सकते हैं। कौन सा देखें, एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, हर स्टूडेंट जो अटेंटिव हो, सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव। अब देखें, अगर हम ए को देखें और सी को देखें, इसका मतलब है ऑल द स्टूडेंट्स अटेंटिव, लिख लेते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं थोड़ा सिंपल वे में, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, ये लिख लिया। नाउ सी स्टेटमेंट सेइंग नो स्टूडेंट इज अटेंटिव। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखें, ये दोनों के दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते, या तो सारे स्टूडेंट अटेंटिव होंगे या इनमें से एक भी नहीं होगा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। अब ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स जरूर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो नहीं होंगे और ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं, ओके। तो जो इसका आंसर है वो ए एंड सी इसका आंसर है। तो ए एंड सी जो हमारा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी, ओके स्टूडेंट्स। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी फिर कंक्लूजन बेस्ड है, प्रोमाइसिस के ऊपर जरा देखें। अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, अनटचेबिलिटी इज अ कर्स एंड ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल। तो ऑल अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, अनटचेबिलिटी, तो ऑल द अनटचेबिलिटी इज अ कर्स। देन हम फर्स्ट वी शो द कर्स, हमने कर्स को ड्रॉ किया, फिर सॉरी पहले अनटचेबिलिटी, इसके अंदर हमने ऊपर कर्स को बना दिया। तो ऑल द अनटचेबिलिटी इज कर्स, तो ये आपका सी हो गया, यू हो गया। देन ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल, ऑल हॉट पेन्स, ये हॉट पेन्स आ गया, हमने पेन बना दिया पी। तो ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल। अब देखिए, तो ऑल हॉट पेन्स आर कर्स। अब देखिए पेन जो है वो कर्स के अंदर है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पेन, सम, देखो अनटचेबल, देखो अगर हम देखें अनटचेबल के अंदर, ये अनटचेबल, इसके अंदर आपका पेन है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, ऑल दीज आर सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पेन्स, एकदम करेक्ट है। ऑल कर्सेस आर अनटचेबल, देखिए ये कर्स जो है वो अनटचेबल नहीं है, ऑल कर्स की बात करिए तो ऑल द कर्स आर नॉट अनटचेबल। बट सी फोर्थ स्टेटमेंट, सम कर्सेस आर अनटचेबल, सम कर्सेस आर अनटचेबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये स्टेटमेंट है ये मेरे अकॉर्डिंग तो करेक्ट है। अगर हम वेन डायग्राम को देखें, जो मैंने डायग्राम बनाया है, सम कर्सेस आर अनटचेबल, क्योंकि कर्स को अगर मैं बनाऊंगा, शो करूंगा इस तरह से, कर्स को शो किया, इसके अंदर मैंने अनटचेबल बनाया, कर्स एंड अनटचेबल, तो सम कर्सेस आर अनटचेबल, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट था मेरे अकॉर्डिंग तो। बट ये ऑप्शन में जो अगर देखें कि किसी भी ऑप्शन में दो आंसर नहीं, तीन आंसर नहीं है, तो अब हम इसको अगर हम देखेंगे जुडिशरी वे में, तो फर्स्ट एंड सेकंड को करेक्ट मानेंगे। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो करेक्ट है। अगर कोई और अलग तरह से वेन डायग्राम बनाएगा तो शायद कुछ कर सकता है, बट सम कर्सेस आर अनटचेबल। तो यूजीसी नेट ने इसमें सॉल्व नहीं कर पाया, मुझे को लगता है इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया, बट आप इसको देख लीजिएगा। अगर फिर मैं कोई गलत हूं तो आप मेरे को कमेंट करके दे दीजिए कि आप इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट सेकंड फोर्थ होना चाहिए, बट फोर्थ इन्होंने नहीं इंक्लूड किया, तो हम केवल फर्स्ट एंड सेकंड को लगाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो आंसर है वो केवल ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, students. Next question. Question number 10. Man and woman may have different reproductive strategy, but neither can be considered inferior or superior to the other any more than a bird wings can be considered superior or inferior to a fish fins. अब देखिए, मैन और वुमेन के बारे में इनको कंपेयर किया है। या तो देखिए मैन और वुमेन को कंपेयर किया बर्ड्स विंग्स से और फिश फिन्स से। आप किसी को भी ले सकते हैं, तो मैन को इन्होंने कंपेयर किया है, मैं इसको बर्ड से ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और वुमेन को कंपेयर किया है फिश से,
ठीक है। तो एक तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो कोई बोलेगा तो भाई बायोलॉजिकल स्टेटमेंट है, नहीं बायोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, दीज आर द एनालॉजिकल स्टेटमेंट, एनालॉजिकल स्टेटमेंट। तो इसमें बायोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इज सी, एनालॉजिकल स्टेटमेंट, एनालॉजी। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने इस पार्ट में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है या ऑन डिमांड वीडियो क्रिएट कराना है, so you can mail me at my email ID sandeep26@gmail.com। ओके स्टूडेंट, तो धीरे धीरे मैं सारी की सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, उसमें मुझे थोड़ा देर हो गई क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत खराब हो गई थी बीच में, तो एग्जाम जब देने के बाद जो स्टूडेंट्स आए थे तो ये पिछले 2-3 दिन में, तो मैं क्रिएट नहीं कर पाया। सो आई एम अपलोडिंग दिस ऑल दिस वीडियो राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे को अगर सजेशन दे सकते हैं, यू कैन मेल मी। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।